हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 3। लेकिन बच्चों, चैप्टर 3 के पहले थोड़ा सा जो पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का रह गया था उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय हमारा होगा मेन विषय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का आप लगभग 80% जो हिस्सा है वह आपने लास्ट क्लास में देखा। आज की क्लास में 20% हिस्सा मैं आपको पढ़ाऊंगी एंड की वैल्यूज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसको हम जानेंगे। थर्ड देखो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में संविधान भी बना हुआ है कि किस तरह से देश चलेगा। लेकिन अगर हमने एक इनडायरेक्ट जो व्यवस्था है, एक हमने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व व्यवस्था यानी इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम अपने यहां बनाया हुआ है, उसके लिए रेगुलर रूप से इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर एक लोकतंत्र में इलेक्शन ही नहीं रहे तो फिर हम किसे बार बार चुनेंगे, किसे हम चेंज करेंगे अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि इलेक्शन होने तो बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने देखा था लास्ट की एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। एंड सेकंड इज, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो हमारी गवर्नमेंट है वह फॉर्म हो रही है, सारी चीजें चल रही हैं, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो उनके लिए उनकी तरफ से लॉ मेकिंग का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमने संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड को आज मैं डिफाइन करूंगी आपको, ठीक है, उस शब्द को अपनाया है कि हमारे यहाँ जो ऑल ओवर शक्ति का सोर्स है, जो पावर का सोर्स है, वह इन द लास्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और हमने वहां पर अथॉरिटी दी है अपनी गवर्नमेंट को कि वो हम पर शासन करे। ठीक है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक राइट। अच्छा, एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ना कल एक जो वीडियो हमारा नेक्स्ट होगा ना बच्चों, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पार्ट 2, एक और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं जिसमें कि इस चैप्टर का कुछ हिस्सा हम कल जानेंगे और उसके साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का, डेमोक्रेसी का एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का थोड़ा सा एडवांस अब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा एडवांस कल क्लास होगी एंड उसके साथ में एक दो क्वेश्चंस जो है मैं हर एक चैप्टर से आपको आंसर फॉर्मेटिंग कराऊंगी, लेकिन ये कल होगा। आज हम थोड़ा सा समझेंगे ये हिस्सा एंड थोड़ा सा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा। ठीक है, कहाँ आ गए हम? इस वाली पे आ गए। ठीक है, इस वाली के आपके 2-3 वीडियो और होंगे क्योंकि एक आपको स्टैंडर्ड वीडियो मिलने वाला है। जैसे ही इसके 3 वीडियो और खत्म हो जाएंगे, इसके बाद क्लास 8 एंड क्लास 9 इन दोनों का कंबाइन करके कोशिश करेंगे एक रिवीजन क्लास जो कि आपको लाइव दे दिया जाए। ठीक है, एक रिवीजन एंड टेस्ट का लाइव देने का प्रयास करूंगी बच्चों। उसके बाद हम चलेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2 की तरफ, फिर आपकी 11th 12th कंप्लीट। इसके बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बाकी सारे जो आपके एनसीईआरटी है उसको भी करेंगे। तो बच्चों, आपको कंटिन्यू जो है वह बने रहना है। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स जो है उनसे भी शेयर करते रहिए। अब आगे देखो, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें चुनाव की जरूरत क्यों है? What make an election democratic? अगर आप किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहते हैं तो उसके क्या बेसिक है, क्या आधार है? थर्ड इज, इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अगर हम एक चुनावी प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वो चुनावी प्रतिस्पर्धा कितनी सही है, कितनी नहीं है। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? देखो, चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके मेंस के लिए। चुनाव सुधार काफी इंपॉर्टेंट, चुनाव सुधार पे कल मैं आंसर राइटिंग करवाऊंगी, डोंट वरी। चुनाव सुधार पर लेकर और जो सेकंड जो एआरसी यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी जो रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस की गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे बट कल। ठीक है, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? देखो, अभी तक तो हम इलेक्शन को समझ रहे थे, हमने हर एक चीज को समझा कैसे है कि पहले हमने देखा कि वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आखिर है क्या, उस कॉन्सेप्ट की अच्छाइयां क्या है, ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, प्रोस एंड कॉन्स को हमने समझा। ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आखिर कॉन्सेप्ट कहां पर सस्टेन कर रहा है उस चीज को समझा। इन द लास्ट हमें उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, वही हम करेंगे। व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इलेक्शन क्या है, क्यों है, कैसी कौन सी ऐसी बातें जो डेमोक्रेटिक बनाती है एक इलेक्शन को। लेकिन इंडिया में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये मेंस के अकॉर्डिंगली बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हाट मेक, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि इलेक्शंस को लोकतांत्रिक बनाती है हमारे देश में? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए कि अगर हम अभी आधुनिक रूप से बात करें कि अभी वर्तमान में जो आपका करंट सिनारियो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है इलेक्शंस को लेकर, कैसे पैसा चलता है, अपराध चलता है, वो चीज को कैसे कम किया जाए। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको करना भी यही होगा, है ना। तो यहां पर बच्चों इस चीज का ये जो कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर से जुड़ता है और यहाँ पे मेंस के लिए कई ऐसी
समितियां बनी, कई ऐसी समिति बनी, कई ऐसे रिपोर्ट्स आए जिसमें यह कहा गया कि हम किस तरह से जो पॉलिटिकल है उसको ठीक कर सकते हैं। और यहां पर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि चूंकि दो कथन, मान लीजिए कथन कारण असर्शन ने रीजन करके पूछ लिया कि चूंकि पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिक्स जो है वह बहुत डर्टी टाइप के जो टास्क है वह करता है, गंदी राजनीति है, ठीक है, इसको उसको गिराने की राजनीति है, और ऐसे में एक बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल जो एक ग्रुप है वो उससे दूर रहना पसंद करता है। तो क्या ऐसे में हमारे युवाओं की जो भागीदारी है वो क्या है? तो ये एक आप देखेंगे, मैं आगे सॉल्व कराऊंगी आपको पीवाईक्यू में, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो आपके बेसिक के तो हैं लेकिन वो करंट अफेयर से सीधा लिंक कर रहे हैं, उसकी जो सिग्निफिकेंस इन शब्दों की वो अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो देखो चलो आते हैं सबसे पहले रिवीजन पे। पहले रिवीजन करवाऊंगी, जो कल का हमारा 20-25% पोर्शन बच गया था, उसके बाद हम चलेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर। और कल आपकी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसको थोड़ा सा कंबाइन करके, कंपाइल करके, थोड़ा सा स्टैंडर्ड से जोड़ के, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट जोड़ के 2-3 क्वेश्चन जो है वो हमें सॉल्व करने हैं मेंस के। ठीक है, तो देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये हम पढ़ चुके कि साउथ अफ्रीका में किस तरह से अपार्थाइड लॉ थे, सेग्रीगेशन की जो राजनीति थी वह थी, और कैसे फिर नेल्सन मंडेला एंड बाकी सारी चीजें होती हैं, और उनके द्वारा किया गया जो योगदान है वह साउथ अफ्रीका वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह विश्व में सामने आता है। व्हाई द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने जाना कि भाई जब एक फुटबॉल ग्राउंड के लिए 11 प्लेयर्स के लिए आपको रूल्स चाहिए, और अगर आपने रूल बदल दिए तो खेल बदल गया, है ना। तो यहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक सोसाइटी की पूरी फ्रेमिंग तैयार कर रहा है, गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वह तैयार कर रहा है, लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की जो एस्पायरेशन है उसको पूरा करने का काम कर रहा है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने समझा कि किस तरह से जो भारत का संविधान है वह बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बनना शुरू हुआ। जब हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस, हिंसा हो रही थी, कत्लेआम था, ऐसे दौर में संविधान का बनना शुरू हुआ, और जो हमने संविधान में मूल्य डाले, जो बेसिक वैल्यूज हमने संविधान में पुट की, वो कौन सी थी? जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे नेताओं ने उठाई थी, जो कि एक आवाम की आवाज थी, आम लोगों की आवाज थी कि हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें वोट चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए, हमें पार्टिसिपेशन चाहिए, हमें सोशल एंड एजुकेशनल जो स्टेटस है वह चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से मिली, कुछ हमने बाकी देशों से ले ली, कुछ हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट में, चूंकि हम पार्टिसिपेट ऑलरेडी कर चुके थे, वहां की जो असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह बनी थी 1937, याद करो, कल पढ़ाया था। तो वहां पर क्या था बच्चों कि हमने देखा कि भाई हमारे यहाँ के भी जो भारतीय थे, जो नेता थे, वो अभ्यस्त हो गए थे उस सिस्टम के। हमने अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, उसके पीछे कारण था कि हम अभ्यस्त हो गए थे, हम उस सिस्टम में ढाले गए थे अपने आप। इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का 70% एज इट इज हिस्सा उठा के रख दिया। वही साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है हमने उस पोर्शन को लिया, और इसके अलावा राज्यसभा में मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे उसकी प्रक्रिया जो है वह भी हमने साउथ अफ्रीका से ली। ठीक है, अब देखो द पाथ टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पाथ है वह राह है वह कैसे शुरू हुई। हमने देखा कि भाई कैसे चुनाव हुए, लोग जो है वह अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गए थे। क्यों? क्योंकि 1937 में जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, उन्हीं के सदस्य, मतलब हमने जिन्हें चुना था उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, उसके सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो वो इनडायरेक्ट था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, और उस वक्त सभी के पास वोटिंग राइट भी नहीं था। 1950 के बाद की बात होगी कि हमने सबको एडल्ट फ्रेंचाइज दिया एंड बाकी सारी चीजें। और गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हम शुरुआत यहां से करेंगे, बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की और चर्चा। ठीक है, चलो अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, एक दो क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। तो देखो हमारे संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे मुख्य मेंबर थे। कल आपको जो पीडीएफ मिली थी, कितने बच्चों ने पढ़ी थी? कमेंट जरूर करना कि मैम हमने पीडीएफ पढ़ी थी, और उसमें बहुत सारे, जैसे लास्ट के जो आप देखोगे कि जब आपका चैप्टर एंड होता है, तो चैप्टर एंड में आपको लास्ट में यहां पर ये दिया होता है कि भाई कौन कौन से वर्ड्स जो है वह हमने इस चैप्टर से सीखे जो कि इंपॉर्टेंट थे, तो वो वर्ड भी उसमें थे। तो सब याद कर लिया करो। पीडीएफ जो आपको मिलती है, जो नोट्स मिलते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आप प्लीज उस पीडीएफ को पढ़े। ठीक है, तो देखो बच्चों कि कुछ हमारे जो लीडर्स थे उनके बारे में 4 स्टेटमेंट है। अबुल कलाम के बारे में, टीटी कृष्णामाचारी, एस.सी. मुखर्जी एंड दुर्गाबाई देशमुख के बारे में। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से वह सही है। एक बार जल्दी से सरसरी निगाहों से थोड़ा सा इसको देख लो।
फर्स्ट आपका कहता है अबुल कलाम आजाद अपोज द मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। देखो बच्चों, मुस्लिमों के द्वारा जो अलगाववाद की राजनीति की जा रही थी कि नहीं पहले पाकिस्तान चाहिए, पहले एक डोमिनियन स्टेट चाहिए, उसके बाद भारत स्वतंत्र होगा एंड बाकी सारी चीजें, तो यहां पर अबुल कलाम की जब हम बात करेंगे, अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा इस पृथकता, इस अलगाववाद का जो विरोध है वह किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड वन इज टीटी कृष्णामाचारी जो है वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट, वॉज द फाउंडर, ये डबल लिखा गया है ना, वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा संघ। आदिवासी महासभा संघ के संस्थापक थे टीटी कृष्णामाचारी। ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वह रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर जयपाल सिंह के द्वारा, ठीक है, जयपाल सिंह जो थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। जो अब जब हम एस सी मुखर्जी की बात करेंगे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे बताओ जरा? दुर्गाबाई देशमुख महिला मुक्ति की हिमायती और सार्वजनिक कार्यकर्ता थी। ये डेफिनेटली सही है। आपको करेक्ट इसमें से बताना है, दूसरे को गोल कर दो। ठीक है, तब क्या आंसर आ रहा? 1, 3 एंड 4। 1 एंड 3 नहीं, क्योंकि आपका 4 भी जो है वह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लार्ज सोशल ग्रुप हैव ओवर दिस ईयर क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान की वैधता पर इन वर्षों में बड़े सामाजिक समूहों ने जो प्रश्न चिन्ह है वह उठाया था। The Constitution, the Constituent Assembly represent the people of India and its members were directly chosen. संविधान सभा ने भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वे सीधे चुने गए थे। अभी मैंने जस्ट आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर हम कहें कि इनका जो प्रतिनिधित्व है, संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। आधी बात तो सही है बट आधी बात गलत है, क्योंकि हमने क्या किया था, इन्हें डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी जो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली उस वक्त वर्क कर रही थी, जो उस वक्त की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, इनके मेंबर्स के द्वारा, इनके जो मेंबर्स थे फ्रेंड्स, इनके मेंबर्स के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किया गया था। सो अगर हमने यानी जो लोग हैं, लोगों के द्वारा इन मेंबर्स का चुनाव किया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो दैट मींस इनडायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, डेफिनेटली इनडायरेक्ट हुआ, है ना, डेफिनेटली क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। तो ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कहता है कि लार्ज सोशल ग्रुप हैव ओवर दीज ईयर क्वेश्चंस द वैधता, संविधान की जो वैधता उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। तो हमने कल मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था कि बहुत खुशी की बात है किसी भी देश के संविधान के लिए, दिस इज अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक असाधारण उपलब्धि है कि हमारे जो संविधान की वैधता है ना उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए गए थे। ठीक है, हमारे संविधान की जो वैधता है बच्चों, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए गए थे, और अगर कुछ क्वेश्चन मार्क किए भी थे, बहुत छोटे समूहों ने किए थे, ना कि लार्ज सोशल ग्रुप, ज्यादातर लोगों के द्वारा मान लिया गया था। तो यहां पर करेक्ट में पूछा है नन ऑफ द अबव। देखो उसके पीछे कारण था, क्योंकि लोगों की ही तो वो मंशा थी ना कि हमें इक्वालिटी चाहिए, तो हमारे नेताओं ने वही बात आगे रखी। तो जो संविधान बना वो उन लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाया गया जो ऑलरेडी हमारे थे। हमें ऐसा लगता था कि ये हमारी बात सुनते हैं, तो इसलिए हमने अपने संविधान को खुशी खुशी अपना लिया। ये एक असाधारण उपलब्धि है किसी भी संविधान के लिए। और जब हम यहाँ पर वैधता प्रश्न की बात करते हैं ना, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है लेजिटिमेसी, तो बच्चों इस वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया गया था। ठीक है, बहुत छोट-मोट से ग्रुप थे और वो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे तो यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कि हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो आपका कभी भी अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इसके साथ पढ़ लो तो चुपचाप वहां पर गलत लगाना ना, तो ये था। ठीक है, एंड सेकेंड इज कि ना ही डायरेक्ट था, ना ही डायरेक्ट था। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट ही रहा फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो बच्चों, तो ये तो हम समझ गए। हाँ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन याद रखना कि इसमें जानते हो डोमिनेशन किसका था? इसमें डोमिनेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके झंडे तले ही सारे जो नेता है वह खड़े हुए थे, और इस वजह से सभी लोगों के द्वारा मतलब जो ज्यादातर वर्चस्व था हमारे संविधान सभा में वह नेशनल कांग्रेस के नेताओं का था। ठीक है, तो यहां पर देखो आपने ड्राफ्ट कमीशन सुना होगा, ड्राफ्ट कमेटी कमीशन, इसके कौन थे चेयरपर्सन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है। और याद रखना बच्चों की कम से कम कुछ बातें मैं आपको बताती हूं जो कि आप याद रखोगे कि आपको पता है इतने दिनों में 114 ये जो 2 साल 2 ईयर हमारा संविधान कितने में बना था? 2 ईयर 2 साल 11 माह 11 months and 18 days एंड 18 दिन, इतने में हमारा संविधान बना था। और इतने समय में 114 टोटल बैठकें हुई थी। टोटल बार जो है वह संविधान सभा के लोग 114 बार आपस में बैठकर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रिकॉर्ड किया हर एक उस बात को, हर एक बहस को जिसमें लोगों के द्वारा कहा, जैसे किसी ने कहा कि चलो हम इस व्यवस्था को अपनाने, किसी ने कहा कि चलो हम अभी लोकल व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, चल तो वो रहा ही है। तो बच्चों इस तरीके से 114 जो बैठकें गंभीर रूप से विचार विमर्श की हुई थी ना, इसमें एक एक बात को रिकॉर्ड किया गया, वॉइस रिकॉर्ड भी किया गया, एक एक बात को लिखा गया। और फाइनली जब हमारा जो संविधान लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण, अगर आप सभी ने नाम सुना हो, उनके द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है हमारा संविधान, और वो लिखित रूप में है, प्रिंटेड नहीं है, वो हैंडराइटिंग में है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि रिकॉर्ड किया गया एवरी डॉक्यूमेंट्स को, एवरी वर्ड को, और यहां पर 12 बल्कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जो लोगों में जो है वह बताई गई कि भाई हम अपने संविधान में इन चीजों को शामिल करेंगे। कुछ बातों को छोड़ दे तो लोगों की सहमति सभी पर हो गई, और ऐसे में हमारा संविधान जो है वह फाइनली हमने तैयार कर लिया। ठीक है, और फाइनली हमने जो संविधान है अपना वह तैयार कर लिया। अब देखो, अब आता है अगला मुद्दा, और अगला मुद्दा यह है बच्चों कि अगर हम गाइडिंग वैल्यूज की बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने देश के लिए संविधान चुना है ना, हमारे ड्रीम क्या है, हमारे प्रॉमिस क्या है, सारी चीजों को इसमें जो है वह शामिल किया। ठीक है, कि महात्मा गांधी का भाई क्या विजन था उस समय, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे संविधान के दर्शन को बताती हैं। और यहाँ पर लोकतंत्र को चुना गया कि क्या उसके आधार हो, बहुत सारी ऐसी बातें हमने शुरू की। देश दुनिया की काफी जो अच्छी चीजें थी हमने उनको अपने यहाँ शामिल किया अपने संविधान में। ठीक है, अब देखो तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ गाइडिंग वैल्यूज जो है वह निर्धारित की। तो इन गाइडिंग वैल्यूज में वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक वैल्यूज हम कह सकते हैं। तो यहां पर जो मेन वैल्यू थी, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे इसमें हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखो फ्रेटर्निटी से शुरू करते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुता। हिंदी में भी समझो इन शब्दों को। क्या संविधान में क्या प्रस्तावना में इसका वर्णन है? याद रखना कि ये वही गाइडिंग वैल्यू है जिनको हमारे जो प्रियम्बल है उसमें मेंशन किया गया है। हमारी प्रस्तावना, चूंकि हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रियम्बल में इन सभी जो वर्ड्स है इनको लिखा गया है। ठीक है, तो बंधुता, इक्वालिटी की हम बात करेंगे, समानता, समता, बच्चों समानता का वर्णन है। ठीक है, समानता हमारी गाइडिंग वैल्यू है कि सभी लोग समान होंगे। लिबर्टी, यहाँ पर फ्रीडम वर्ड यूज नहीं किया गया है, लिबर्टी दैट मीन्स स्वतंत्रता। ठीक है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक हिंदी में भी समझो भाई इन शब्दों को, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। एंड सोशलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट समाजवादी। एंड सोवर्निटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, कल मिल तो गया ही होगा आपको ये सब पीडीएफ में, आपने पढ़ा नहीं होगा पर नया नया सा लग रहा होगा, है ना? अभी पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो देखो अब हम एक एक शब्दों को यहाँ को इनको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ प्रस्तावना कि जब हमारा संविधान शुरू होता है वह इस सेंटेंस से शुरू होता है, और ये है आपका बच्चों होमवर्क कि आपको इसे एज इट इज एज अ वर्ड याद करना है। याद रखना, आपको बिल्कुल शब्द बाय शब्द ही इसको क्या करना है, याद करना है। ये आपका होमवर्क है। और अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है एंड इसके वर्ड्स जो है मैं एक बार आपको बताती हूँ। देखो, विद द पीपल ऑफ इंडिया एक हमारा कीवर्ड हो गया, की वैल्यू, हैविंग, ठीक है,
तो यहाँ पर एक एक कीवर्ड ये हो गया। फिर सोवरन, सोशलिस्ट पूरा नहीं पढ़ते हैं, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कीवर्ड है। ठीक है, हिंदी में भी मैंने इसको देख रखा है, हम भारत के लोग। ठीक है, और मेन क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे कि हम भारत के लोग, इसके अलावा देखो जैसे कि सोवरन है, ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण हटा दो तो केवल प्रभुत्व संपन्न है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष। याद रखना कि सेकुलर के लिए एक आपकी डिबेट चलती है कि हमने धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वह क्यों बनाया। देखो धर्म अपने आप में फिर भी एक क्या है कि एक छोटा क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन जो पंथ है वह इससे बड़ा क्राइटेरिया था और हमें उस सेकुलर से भी ज्यादा सेकुलर देखना था। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, क्यों हमने अपनाया, कल मैं आपको एक जो क्वेश्चन है वह लिखवाने वाली हूं कल की क्लास में, तब मैं उसको धर्मनिरपेक्ष वर्सेस जो पंथ निरपेक्ष है इसका सोल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी बातें अब देखना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं और वो जो क्वेश्चन है ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो प्रस्तावना है उसमें ये शब्द शामिल है, फेथ एंड वर्शिप, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, फेथ एंड वर्शिप, विश्वास और उपासना, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, न्याय एंड समानता। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा जो है वह सही है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसमें विश्वास की बात करेंगे, सबसे फर्स्ट कहां आ जाओ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो ये क्या, पहले तो ये बताओ ये सारे वर्ड्स है प्रीएम्बल में या नहीं है। अभी जस्ट हमने देखे कि ये सारे जो वर्ड्स है वह डेफिनेटली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, हमारा जस्टिस है। ठीक है, और जस्टिस की कितने तरीके की बात की गई, कितने तरह का जो जस्टिस है वह हमें दिया गया प्रीएम्बल में, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कितने टाइप का हमें जो न्याय है वह दिया गया है, ये यूपीएससी ने पूछा था, आपको याद रखना है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक जो समानता है इसकी बात की गई है। ये तो फर्स्ट हो गया। तो क्या देखो अब जब 3 पहले है तो आप समझ गए या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब देखो 1 दोनों में समान है, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि ये भी सही है। अब मेन बात जो है वह इन दोनों में फंस रही है, 2 और 4 में, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी। तो इसमें क्या पहले होगा इन दोनों में, इसलिए मैंने कहा आपसे कि बच्चों आपको वर्ड टू वर्ड जो है वह चीजों को याद करना है। तो पहले तो आपका क्या आएगा, इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी आएगा यानी 4 पहले आएगा एंड उसके बाद फिर आएगा आपका जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है। ठीक है, ये आपका आएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया 3, 1, 4 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वन इन टर्न नेचर नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में हमने उन सभी मूल्यों को अपनाया जो कि हम इंस्पायर्ड थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जिन वैल्यूज के लिए हम लड़ रहे थे उन्होंने प्रभावित किया। आपको बताना है इसमें कि इनकरेक्ट जो है वह कौन सा है। 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट है ये मूल्य भारतीय संविधान के दर्शन में निहित है, फिलोसफी है ये हमारे, दीज वैल्यूज आर embedded in the philosophy of the Indian Constitution and second one is संविधान अपने मूल मूल्यों के एक संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू होता है। The Constitution began with a short statement। ये शॉर्ट स्टेटमेंट क्या है, कितनी बार बताया आपको, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है आपका प्रीएम्बल, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है आपका प्रस्तावना। तो क्या दोनों बातें सही है बच्चों? क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वह इसमें करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलो अब आओ हम एक एक शब्द को पढ़ लेते हैं। जैसे जब हम कहते हैं डेमोक्रेटिक, अब देखो यूपीएससी ने हर एक वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए हर एक वर्ड को हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, कीवर्ड एकदम रट लो। ये सारी चीजें आपको एकदम रट्टाफिकेशन करनी है, ध्यान रखना, एकदम रटना है। प्रीएम्बल आपको करना है और ये जो सारे वर्ड है इसको समझ के आपको बच्चों याद कर लेना है। कल की क्लास फिर जब शुरू होगी आपको फिर से ये याद करके आना है। तो देखो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। देखो लोकतंत्रात्मक में क्या क्या वर्ड शामिल हो गए कि जो इक्वल पॉलिटिकल राइट
जो है वह हमें मिल रहे हैं, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार मिल रहे हैं, इलेक्ट देयर रूरल्स। अब मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, और यहाँ पर मैंने आपको 1 2 3 4 करके ऐसे सेंटेंस दे दिए, और फिर उसके बाद आपसे कोड लेके पूछ लिया कि भाई बताओ कौन कौन से इसमें शामिल, 1 2 शामिल है, 3 4 शामिल, बस इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेन आपका जो काम है, मेन आपका जो दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उसकी डिमांड को समझें, आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और चीजों को याद करें। ठीक है, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट मतलब डेमोक्रेटिक। ठीक है, इलेक्ट देयर रूरल्स, हम अपने शासकों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग सम बेसिक्स रूल, एंड कुछ ऐसे बेसिक्स रूल होंगे, और जो ये बेसिक्स रूल्स है ये क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब एक बार फिर सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार हो, लोग शासक का चुनाव करें और उसे जवाबदेह बनाए। देखो अकाउंटेबिलिटी भी इसका एक, अकाउंटेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि लोगों ने ही जब आपको चुना है कि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके लिए लॉ मेकिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अकाउंटेबल हैं। मोनार्की में ऐसा नहीं होता, राजा अकाउंटेबल नहीं है, वो सूली पर भी चढ़ा देगा, तो ना ही आप वो खुद को डिफेंड करेगा, ना वो आपको एक्सप्लेन करेगा। लोकतंत्र में ऐसा होता है कि डिसीजन क्यों लिया गया है उसके लिए विचार विमर्श, उसके लिए डिस्कशन, उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हम ये नीति इसलिए लेकर आए हैं ताकि इस बच्चे को लाभ हो, इस वर्ग को लाभ हो। गवर्नमेंट बताती है ना अपनी नीतियों के लाभ, वो क्या है, लोगों को एक्सप्लेन कर रही है, और वो खुद को डिफेंड करती कि ऐसा नहीं है, ऐसा जो डिसीजन है वह इसलिए लिया गया क्योंकि गवर्नमेंट जो है वह ये सोचती है, ये सिक्योरिटी पर्पस है, इसलिए आपकी जो आप कहते हैं कि राइट टू लिबर्टी है, लेकिन उस पर फिर भी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि हमें बाकी सिक्योरिटी जो थ्रेट है वह हो रहे थे। तो ये क्या है, वो खुद को डिफेंड भी कर रही है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन एंड डिफेंड करना, ये दोनों भी जो है, ठीक है, ये ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक। सो ये जो वर्ड है इसमें 3 4 शब्द आपने याद कर लिए, ये डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड, न्याय का क्या मतलब है। तो देखो जस्टिस का क्या मतलब है। जस्टिस में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो बात है, जस्टिस का मतलब होगा कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसका एक और मतलब होगा कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आधार क्या क्या आधार होंगे इसमें, तो ग्राउंड ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति, रिलीजन, जेंडर, तो इसके आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट जो है वह सभी, न्याय का मतलब क्या होता है, तो इसमें 2 बातें आ गई, एक तो इक्वल और दूसरा इक्वालिटी। याद है ना कि इक्वालिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को मान लो साक्षरता, वो लिटरेट ही नहीं है, आपने उसे एक डॉक्यूमेंट पढ़ने दिया है, और जो व्यक्ति ग्रेजुएट है आपने उसे एक डॉक्यूमेंट, एक अनपढ़ व्यक्ति को, ठीक है, एक अनपढ़ व्यक्ति को जो कुछ नहीं जानता, ना ABCD से परिचित है, आपने इसे भी एक इंग्लिश का डॉक्यूमेंट दे दिया, और एक जो इंग्लिश से MA था, ग्रेजुएट था, आपने उसे एक डॉक्यूमेंट दिया पढ़ने के लिए। तो बच्चों ये हो सकता है कि आपके लिए इक्वलिटी हो और आप इसमें खुश हो जाएं कि अरे वाह, हमने तो इक्वलिटी को किया है प्रमोट। लेकिन जब हम यहाँ पर इक्वल की बात करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनपढ़ है, तो पहले तो इसको यहां तक लेकर आओ, इसके बराबर तक ग्रेजुएट करो, और उसके बाद फिर इसको और भी बाकी जो कंपनसेट है वो करो, एजुकेशन एंड बाकी, तब जाके ये इक्वल होंगे। तो इक्वल एंड इक्वलिटी में डिफरेंस है। और इससे जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस में केवल इक्वलिटी की बात नहीं की जाती, हालांकि हम कहते हैं कि इक्वालिटी इज द प्री कंडीशन ऑफ जस्टिस फॉर ऑल, है ना। तो यहाँ पर सभी को अगर आप न्याय सुनिश्चित करना है तो समानता इसकी पूर्व शर्त है। लेकिन समता वर्ड कहाँ आता है कि मान लो एक ऐसा वर्ग है जो अभी अभी जिसको आप रिप्लेस कर दिया गया है, मान लो किसी, जैसे आपने हमने उड़ीसा में बात की थी कि वहां पर जो न्यामगिरी जो हिल्स थे, वहां पर जो डोंगरिया कोंड रहते थे, वहां पर एल्यूमिनियम का एक कंपनी प्रोजेक्ट लगाती है, वहां से उनको हटा दिया जाता है, फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अब उन लोगों के लिए समाज में गवर्नमेंट जो है वह क्या वेलफेयर के लिए करेगी, तो वो जस्टिस है बच्चों, कि उनको जो है वह रिहेबिलिटेशन के लिए जो है सारी व्यवस्थाएं की जाए, पैसा दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, रोजगार दिया जाए, तो ये सारे काम हो गए, जस्टिस में आएगा। ठीक है, अब देखो रिपब्लिक का क्या मतलब है। रिपब्लिक का क्या मतलब है, ब्रिटेन में राजा और रानी है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए, ठीक है, वहां पर भी संसदीय जो संसदात्मक व्यवस्था है वो है। लेकिन उसके अलावा जैसे मान लो कि नेपाल भूटान में आपने देखा होगा कि भाई पहले जो है यहाँ पर मोनार्की थी, राजा थे, कहीं कहीं आज भी हैं,
तो क्या जब राजा है, अगर राजा का मतलब था कि भाई राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है, सदियों से वही परंपरा आ रही है, तो क्या हम उसको गणराज्य कहेंगे, क्या हम उसको रिपब्लिक कहेंगे? हमारा स्टेटस 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह लागू हुआ था, पारित की बात नहीं कर रही हूं, इफेक्ट में आया था, लागू तिथि है 26 जनवरी, हम उसे रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे जो पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया था। ठीक है, तो जहां के जो शासक हैं लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जो हमारे संविधान प्रमुख है, द हेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड पर्सन, नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, वो अनुवांशिक नहीं है, वो इलेक्टेड है, वही गणराज्य है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? अगर हम खुद को रिपब्लिक का दर्जा दे रहे हैं तो 26 जनवरी, अगर मान लो प्रश्न आ गया कि हम 1947 में हमारे स्टेटस क्या रिपब्लिक था? नहीं था। क्यों नहीं था रिपब्लिक? क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था, कॉलोनियल वर्ल्ड था, ब्रिटिश रूल था, हम उपनिवेश थे उसके, तो क्या उस वक्त हमारा स्टेटस रिपब्लिक था? नहीं था। लेकिन फिर हो गया, है ना। तो एक ऐसा गणराज्य का मतलब जो हमारे शासन का प्रमुख होगा वह लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ना कि वह खानदानी या किसी एक पर्टिकुलर वंश से ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगले दो शब्द को हम समझते हैं। एक तो हो गया बच्चों फ्रेटर्निटी, ठीक है, एक तो हो गया आपका फ्रेटर्निटी बंधुता, और दूसरा हो गया आपका इक्वलिटी। बंधुता का मतलब क्या है कि एक सोसाइटी में जब सारे लोग हैं, अलग अलग उनके धर्म है, अलग अलग उनके विश्वास है, सब आपस में साथ में मिलकर रहे। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी ऐसा आचरण करे जैसे वसुदैव कुटुंबकम की भावना, पूरा एक ऐसे लिखा जाता है इस पर, वसुदैव कुटुंबकम की भावना की पूरा जो विश्व है वह हमारा परिवार है ना। तो यहां पर क्या है? फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। ठीक है, किसी को भी दूसरे नागरिक से कमतर, आप किसी भी दूसरे नागरिक को खुद से कमतर नहीं मानोगे, सभी को अपने ही परिवार का सदस्य माना, वही बंधुता है, वही फ्रेटर्निटी है ना। और हमारे संविधान में क्या कहा गया है? क्या हमारे संविधान में बंधुता है? कहा गया है कि राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए ये शब्द लिखे गए हैं हमारे प्रस्तावना में। नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वलिटी पर। इक्वलिटी, ठीक है, समता, आर द इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14-15 आपको याद है, तो स्पेशली आर्टिकल 14 याद रखो। आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वलिटी एंड इक्वल, ये दो अलग अलग वर्ड है। जब हम और ज्यादा डीप में जाके पढ़ते हैं तो, वरना आप इसका इक्वल है इक्वलिटी सेम अर्थ ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो हिंदी में समता लिखा हुआ है, इंग्लिश में इक्वलिटी लिखा हुआ है। आप सोचोगे मैम ये गलत है, यही वर्ड्स लिखे हुए एनसीईआरटी में। हम यहाँ पर क्योंकि बहुत डेप्थ, देखो जब हम किसी चीज की एकदम बाल की खाल निकालने में आते हैं कि अब उसका पोस्टमार्टम हमें करना है, एकदम बहुत डीप जाके हमें पढ़ना है, तब हम उसमें वो देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष, सामान्यतः जैसे जो बच्चा नहीं जानता वो कहेगा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बात है। दोनों में कहा जा रहा है कि जो राज्य है वह किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी को बराबर मानेगा, वही धर्मनिरपेक्ष है। सभी लोगों को अपने धर्म को फॉलो करने का, अपने रिलीजन जो है उसको फॉलो करने का राइट है, यही धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अब फिर जिस बच्चे को पता है वो कहेगा नहीं, धर्मनिरपेक्ष जो है वो एक छोटा क्राइटेरिया हो सकता है, पंथ निरपेक्ष उससे भी बड़ा है। पंथ निरपेक्ष, जैसे मान लो हमने धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष अगर शब्द अपनाया, मतलब ये उससे भी बड़ा गोला है, समझ रहे हो। तो ये वाली बात है। चलो अब हम इक्वलिटी की बात करते हैं। आर द इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के समक्ष विधि का जो हमें पता है कि रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, सभी का जो, सभी समान है, सभी का स्टेटस समान है कानून के सामने। ठीक है, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी एंडेड, जो भी सामाजिक असमानताएं चली आ रही थी उन सभी को क्या किया बच्चों? खत्म किया गया। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को अवसर की जो समानता है वह दी गई। अब फिर से ध्यान से सुनो, इक्वलिटी अगर आती है तो इक्वलिटी में कौन कौन सी बात है? ठीक वैसे जैसे कि हमने डेमोक्रेटिक में देखा कि चुनी हुई सरकार थी, अकाउंटेबिलिटी थी, है ना, वैसे इक्वलिटी में कुछ कुछ बातों को याद रखो। इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, सभी को जो है अवसर की समानता है, ये भी इसी में आएगा। जो भी सामाजिक असमानताएं पहले से थी उनको खत्म किया गया, किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम वर्ड समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारी चीजें आपको पता है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां से हमारा संविधान शुरू होता है। अभी हमने देखा कि हमारा जो संविधान है वह शुरुआत में एक छोटा सा सेंटेंस है। हमारे संविधान की शुरुआत एक छोटे से सेंटेंस से हुई है और वो अपने आप में पूरा भारत के संविधान की व्याख्या करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है, कैपेबल है, और वो है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, और ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ना वो प्रियम्बल की कर रहे हैं। अपने आप प्रियम्बल को ही तैयार करना एक बहुत बड़ा काम है। तो देखो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इन चारों को आप हमेशा बहुत अच्छे से प्रायोरिटी से तैयार करो।
वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हमारे संविधान में शक्तियों का जो स्रोत है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का जो रिसोर्स है वह क्या है, तो हम भारत के लोग, यही शब्द है क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जिससे हमारे संविधान की शुरुआत हुई है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। किसी भी किंग या आउटसाइड किसी भी बाहरी व्यक्ति ने ये अधिकार नहीं दिया, हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना जो हम पर शासन कर रहे हैं। तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप द इनेक्टेड बाय द पीपल, है ना। तो यहां पर उन प्रतिनिधियों ने जो है हमारे संविधान का निर्माण किया जिन्हें लोगों ने चुना। हालांकि आपको पता है कि प्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे? उस वक्त जो भी प्रांतीय सभाएं थी, असेंबली थी, उनके लोग हमने चुने और फिर उसके बाद उन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, तो एक तरह से हमने ही उन्हें चुन लिया। ठीक है, ए अगर बी है, बी अगर सी है तो ए सी हो गया, बस वही वाला मैथ का लग गया। अब देखो आगे चलो। अब हम यहाँ पे बात करें समाजवादी का क्या मतलब है, सोशलिस्ट। यहाँ पर हमने दो बातें समझते हैं। सोशलिस्ट समाजवादी हमने कहां से लिया, रशिया से या फ्रांस से? सोशलिस्ट का क्या मतलब है बच्चों कि जो भी हमारे समाज में संसाधन है वो उसका जो वितरण है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर जो कंट्रोल है वह किसका होगा? तो यहाँ पर सोसाइटी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाज में क्या कहा, वेल्थ इज जनरेट सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। समाज में बराबर रूप से जो ये संसाधनों का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वह किया जाएगा सभी वर्गों तक। अब वही बात हो गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो, तो यहां पर जो सामाजिक और आर्थिक असमानता उस वक्त थी, उसको कम करने के लिए जो सरकार है वह क्या करेगी, वह कानून इस तरीके से बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। तो सोशलिस्ट में क्या है, दो मतलब हमें समझ में आए गए। पहली तो बात है कि समाज में जो बंटवारा है वह समान रूप से होगा, और अगर नहीं है तो सरकार जो है वह उसके लिए इस तरह के जो लॉ है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बनाएगी। आगे देखो, दो वर्ड और समझते हैं। एक तो सोवरन है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। मैं स्टार लगा दूं वरना आप सभी भूल जाते हैं। सभी से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। रिपब्लिक से भी, ठीक है, सबसे लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो सोवरन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या है, people have supreme right to make decision on internal as well as external matters। लोगों को अपने हर मामले, जो भी उनसे जुड़े हुए मामले हैं, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य हो, उससे डिसीजन लेने का अधिकार है। सुप्रीम राइट है, हम पे कोई और ना बाहरी दबाव है, ना हम किसी के नियंत्रण में है, हम स्वतंत्र है। एक तरह से ये सोवरेनिटी है। देखो, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के कई आगे जब आप चले जाओ तब आपका संप्रभुत्व आएगा। अब देखो, जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं कि एक राष्ट्र का मतलब क्या होगा, एक स्टेट का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम राष्ट्र की बात करें तो उसे राज्य वर्ड भी कहा जाता है कि अच्छा ये राज्य। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हम स्टेट को राष्ट्र ही माने तो शुरुआती कॉन्सेप्ट आप देखोगे कि वहां की जनसंख्या होनी चाहिए, वहां का क्षेत्र होना चाहिए, वहां की सरकार होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हमारे पास बिफोर 1947 थी, लेकिन हम आफ्टर 1947 ही क्यों एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आए? क्योंकि जो चौथा एलिमेंट था वह था सोवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता होना, वो हमारे ऊपर नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन का दबदबा हमारे ऊपर था। औपनिवेशिक या कॉलोनियल का मतलब जानते हो क्या होता है? उसका मतलब होता है बच्चों कॉलोनियल का, ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर हम औपनिवेशिक की बात करें तो इसका मतलब होता है एक देश के प्रभाव में दूसरा, एक देश का जो दबदबा, जो ट्रेनी है ना, ये दूसरे देश पर बनी रहे। और मान लो ये भारत भी मतलब इंडिया, तो यहाँ पर इसमें सोशल चेंजेस, जो इसके कस्टम्स, जो इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो इसका पूरा ट्रेडिशन है, हर एक चीज, आपका कल्चर, आपका पॉलिटिकल, आपका हर चीज चेंज हो रही है इसके दबदबे में, ये चेंज कर रहा है। यही हो गया किसी पर उपनिवेश बना लेना किसी को। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ना हम पर आंतरिक ना हम पर बाह्य दबाव हो, ये है आपकी सोवरेनिटी। ठीक है, भारत की सरकार को आदेश कोई भी बाहरी शक्ति नहीं दे सकती कि देखो ऐसा करो। ठीक है, बस अब हम आते हैं सेकुलर पे। अब देखो, एक मेंस का क्वेश्चन नहीं उठ जाता है कि आखिर सेकुलर को हमने हिंदी में धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं लिया? हमने धर्मनिरपेक्ष, बताओ जरा, किसी बच्चे को पता हो कमेंट करो। कल अगर आपने अच्छा कमेंट किया होगा तो मैं आपका
जो आंसर है छोटे कम शब्दों में लिखना, लगभग 60-70 शब्दों में लिखना कि मैं आपका यहाँ पर साइड में रख के बता सकूं। ठीक है, कल मैं आंसर लिखवाऊंगी पंथ निरपेक्ष वर्सेस धर्मनिरपेक्ष। तो हमने आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो धर्मनिरपेक्ष हमने नहीं लिया, हमने हिंदी में पंथ निरपेक्ष ले लिया। तो क्या दोनों वर्ड सेम है? पंथ और धर्म दोनों सेम है। सेकुलर का मतलब देखो दोनों ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को मानने की आपको पूरी स्वतंत्रता है। और यहाँ पर नो ऑफिशियल रिलीजन, किसका? कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी औपचारिक रूप से, जो राष्ट्र का, राज्य का कोई भी औपचारिक रूप से धर्म नहीं होगा। सभी को समान रूप से जो है उनकी धार्मिक मान्यता, उनको आचरण जो है वह स्वतंत्र होंगे। ये हो गया हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गाइडिंग वैल्यू। एक और बचती है जो कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखो देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। क्या लिखा है? अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आपकी स्वतंत्रता पर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी हिंदी में आप पढ़ेंगे युक्ति युक्त प्रतिबंध, वो लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो लॉ एंड ऑर्डर जो है वह खराब हो रहा है आपके गलत भाषण से, आपके मिसगाइड करने से, गवर्नमेंट की आपकी आलोचना करने से, तो फिर आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी धार्मिक नीति फॉलो की जा रही है जिससे जो समाज है उसमें हिंसा भड़क जाए, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक, अगर आप देखें कि भाई सार्वजनिक जो व्यवस्था है, ठीक है, इन सब चीजों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोई ऐसा ट्रेडिशन जो कि मोरल ना हो, जैसे कि अब मान लो देवदासी प्रथा है, ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन ले सकती है? जैसे कि हमने सबरीमाला केस की बात की थी एक बार, कि सबरीमाला जो केस है उसमें कहा कि भाई यहाँ पर हजारों वर्षों से महिलाएं नहीं आती, तो क्या फिर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो स्वतंत्रता है वो, खैर वो धार्मिक वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों में जो सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वह डिसीजन लेती है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो वर्ड है ये याद रखना, अनरीजनेबल एंड रीजनेबल। ठीक है, कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, ये गलत है। युक्ति युक्त या उचित प्रतिबंध आपके सभी मूल अधिकारों पर लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध, ठीक है, ध्यान रखना। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, आप जो सोच रहे हैं, आपके विचार क्या है, उसको अभिव्यक्त आप कर सकते हैं, उस पर कोई भी अनरीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस है वह नहीं लगाया जाएगा। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड वे दे विश टू फॉलो देयर थॉट एंड एक्शन। तो और अगर अपने विचारों पर वह कोई अमल कर रहे हैं तो उस पर भी अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन याद रखना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा भाई बहुत ही ज्यादा पवित्र दस्तावेज। आप ये प्रस्तावना प्रियम्बल एज अ वर्ड याद कर लेना, हिंदी इंग्लिश, मैं तो कहूंगी दोनों में याद कर लो। देश का संविधान ही दोनों भाषाओं में नहीं कर पाओ, जो संविधान दोनों भाषाओं में लिखा है, एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बनता है ना, एक सेंटेंस तो बनता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में कर लो, वरना कहना लिबर्टी को हिंदी में क्या कहते नहीं पता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में इससे बिलोंग कर रहे हो तो आपको भाई ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज है, बाकी सब में इंग्लिश को छोड़कर और भी तो लैंग्वेज है कि जिसमें आप अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अगर आपको लगता है कि नहीं हम मराठी में याद कर लेंगे, हम तमिल में याद कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर एटलीस्ट, और जो हिंदी इंग्लिश का बच्चा है मैं उनसे कह रही हूँ कि बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों में ये जो प्रस्तावना है रटी होनी चाहिए, और इसके जो शब्द है वह रटे होने चाहिए। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सक्षम होंगे। तो यहाँ पर चार आपको जो मेन कीवर्ड है सोवरन, डेमोक्रेटिक, लिबर्टी एंड रिपब्लिक लिखे हुए हैं। ठीक है, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, स्वतंत्रता एंड गणराज्य। और आगे देखो मीनिंग लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3 and 4। रिपब्लिक में लिखा है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, सही है। लिबर्टी में लिखा है कंप्लीट फ्रीडम, देखो क्या लिखा है, जो चीज समझा रही थी वही लिखा है, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम है। क्या समझा रही थी मैं? कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त वर्ड आता है हिंदी में, युक्ति युक्त या उचित प्रतिबंध, इनको लगाया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अलाउड है बच्चों। ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम तो नहीं है आपके एक्सप्रेस करने की। सो लिबर्टी का यहाँ पर जो मीनिंग है वह गलत है।
डेमोक्रेटिक का मीनिंग सही है, गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, है ना, अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, और सुप्रीम डिसीजन है आपके इंटरनल एक्सटर्नल, यही तो सोवरेनिटी है। सो यहाँ पर आपको करेक्ट बताना था। ऊपर क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच, है ना, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, तो इनकरेक्ट मैच है आपका 3, लिबर्टी वाला। आया समझ में? तो हमने इसको एग्जाम्पल से भी समझ लिया बच्चों, हमने इसको क्वेश्चन से भी समझ लिया, और हमने जो प्रस्तावना है उसको भी याद कर लिया। ठीक है, याद कर लोगे ना? चलो अब आगे चलते हैं। एक और बात, सबसे लास्ट बात करते हैं इस चैप्टर की, आगे चैप्टर पे चलेंगे। रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वे सभी देश जिनका संविधान है आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक होंगे। वे सभी देश जो लोकतांत्रिक है उनका संविधान होना चाहिए। तो कल हमने क्या बात की थी, याद करो, कि क्या अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो बहुत जरूरी है कि अगर डेमोक्रेसी है, देखो ये बात आपको बताती है, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक होंगे। इस बात को आपको समझना है। जैसे कि हम सभी देशों की बात करें, ऑल कंट्री, ठीक है, ऑल कंट्रीज जिनके पास संविधान है, ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी बात को हमें समझना है। तो ऐसे देश जिनके पास संविधान है, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, केवल संविधान होना इस बात की गारंटी नहीं है ना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल भी इस बात को ये नेसेसरी नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक होंगे, नॉट नेसेसरी कि आप लोकतांत्रिक होंगे, ये नेसेसरी नहीं है। एक कंडीशन हो गई, लेकिन ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक है, ठीक है, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये बिल्कुल अनिवार्य है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, नेसेसरी है। अब आओ हम इस बात कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे क्वेश्चन में वे सभी देश जिनका संविधान है आवश्यक रूप से लोकतांत्रिक हैं, गलत हो गया पहली कंडीशन। ऑल द कंट्री दैट डेमोक्रेटिक मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, करेक्ट पूछा है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग लीडर विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, और इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारे संविधान सभा में किस किस पद पर थे। तो मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग के प्रिपेयर किया था इन्होंने, प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इन चारों के बारे में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले अगर हम मोतीलाल नेहरू की बात करें, आप सभी को पता है कि 1928 में इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो ड्राफ्ट है वह तैयार किया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। और आपको ये बात भी पता होगी, ये भी एक बहुत पॉपुलर वो है सेंटेंस है, इंफॉर्मेशन है कि चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वह कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें, आपको पता होगा कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ठीक है, ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे, लेकिन 11 दिसंबर को जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, है ना, स्थायी वो थे हमारे प्रेसिडेंट। एंड सरोजनी नायडू की बात करें तो चलो इस यहाँ पे जोड़ दो, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी सी ए, है ना, कहां पर लिखा, डी सी ए, एंड 4 का क्या है, बी। क्या होगा इसका आंसर, डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो बच्चों इस तरह से आपको चीजें याद करनी है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने काफी सारी बातों को समझा। आई होप बच्चों आप इसे याद करेंगे बहुत ठीक तरीके से, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, अपार्थाइड, बाय द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना था, पाथ क्या है, गाइडिंग वैल्यू क्या है, और ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो हमने इसे पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को। अच्छा देखो, अब इससे 2 क्वेश्चन है,
ठीक है। अभी तक आपका लगभग 50 मिनट का क्लास हो चुका है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम आज की क्लास को यही कर दे, वरना अभी मैं 15-20 मिनट आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊं और फिर उसके बाद कल इसको वही रिवाइज करके आगे करें, तो वो शायद नीति ज्यादा सही नहीं है ना। तो यहाँ लोकतंत्र है चूंकि, तो मैं अपने इस डिसीजन को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम ऐसा करेंगे कि आज जो है वे कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन आपका पार्ट 2 हो गया, इसके इमेज के क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरा एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में हम कल करेंगे। आधा आधा करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आप सभी को भी होती है, ठीक है। तो चलिए, तो क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि हम इसका कुछ हिस्सा देख लेंगे, हम नहीं देखते क्योंकि 50 मिनट हो चुके हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप केवल इस हिस्से का जो दोहराव है वह कर लेंगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का अच्छे से रिवीजन करना, इसके जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार सॉल्व करो, तो ये जो चैप्टर से आपके पक्के हो गए, ठीक है। एंड रिवाइज भी कर लेना है, देन उसके बाद कल हम बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, ये आपका कल का होगा। क्लियर। तो देखो आपका ये जो चैप्टर है, नेक्स्ट आपको 3 जो है वह क्लासेस और मिलेंगी, और आपके ये 3 अब हम खत्म कर लेंगे साथ साथ में। 3 दिन में आपकी क्लास ये खत्म हो जाएगी क्लास 9 की। उसके बाद 8 और 9 का हम एक एक रिवीजन क्लास रखेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 10 का जो आपका पॉलिटी है वह शुरू करेंगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट न्यू है, जो भी बच्चे नए हैं, वो सभी बच्चे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर संडे यूपीएससी वाला हिंदी पर एक मैराथन सेशन जो है वह आपका आ रहा है हिस्ट्री का। इस बार आपको यूपीएससी वाला हिंदी पर क्लास 7 का हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि 11 चैप्टर है, बट कोशिश करेंगे एक वीडियो में हम उसको कर सके। सो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज ऑफ आपके कॉमेंट्स ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं, साथ ही ये बताते हैं कि मैम इसमें ये जो सुधार है वह भी आपको करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने कल की क्लास में।